जय हिंद दोस्तों। ये क्लास यूपीएसआई के लिए हिंदी की है और इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे क्रिया का। इस क्लास से पहले हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की क्लास ले चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया क्रिया क्या है? तो जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना आदि, ये सभी क्या हैं? ये क्रिया है। तो इसमें एक शब्द है धातु। धातु क्या है? तो क्रिया का जो मूल रूप है वही धातु है। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहते हैं। जैसे कि यहाँ से आप समझ सकते हैं, चलना क्रिया में चल धातु है। क्या है? चल धातु है। यानी कि धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है। क्या बनती है? क्रिया बनती है। अगर हम चल धातु में चल धातु में ना प्रत्यय लगाते हैं तो क्रिया क्या बन जाएगी? चलना। क्या बन जाएगी? चलना क्रिया बन जाएगी। यानी कि मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है। यहाँ पर मूल धातु है पढ़। अब इस पढ़ में ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्रिया क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी पढ़ना। क्या बन जाएगी? पढ़ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, प्राय धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। किस तरीके से होता है वो आपको बता दिया है। अब धातु के भेद। तो धातु के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो। पहला भेद है मूल धातु। क्या है? मूल। यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती। क्या होती है? स्वतंत्र होती है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती। जैसे कि जा, खा, पी, रह आदि, ये सभी मूल धातु है। दूसरी धातु है यौगिक धातु। ये मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनती है। पहली बात, ये कई धातुओं को संयुक्त करके बनती है और संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर क्या बनती है? यौगिक धातु बनती है। तो ये धातु, यौगिक धातु, ये 3 प्रकार की होती है। कितने? 3 प्रकार की। इसमें पहला है प्रेरणार्थक क्रिया धातु। इसमें क्या है? ये आपकी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। ये 2 तरह की है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीयक प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में आना और लाना प्रत्यय लगाकर बनाते हैं और द्वितीयक में बाना प्रत्यय लगाकर। इसे यहाँ समझें तो क्या है? देखिए, मूल धातु उठ, एक मूल धातु ली उठ, इसमें लगाया ना प्रत्यय, तो क्रिया क्या बनेगी? क्रिया बनेगी उठना। क्रिया क्या बनेगी? क्रिया बनेगी उठना। क्या बनेगी? उठना। अब प्रथम प्रेरणार्थक धातु बनानी है तो इसमें हम क्या लगाएंगे? ये अभी बताया था, आना और लाना। क्या लगाएंगे? आना और लाना। तो आना लगाएंगे तो क्या बन जाएगी? प्रथम प्रेरणार्थक। उठ में हमने लगा दिया आना, आना प्रत्यय लगा दिया, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक बन जाएगी उठाना। क्या बन जाएगी? उठाना बन जाएगी ये।
और क्या बन जाएगी, लाना लगा दिया तो बाना लगा दिया, द्वितीयक बनाना है तो इसमें द्वितीयक बनाना है, उठ में लगा दिया बाना, तो ये बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी उठवाना, उठवाना बन जाएगी, क्या बन जाएगी, उठवाना बन जाएगी। इसी तरीके से करना, करना में लगा दिया हमने आना तो कराना, बाना लगा दिया तो करवाना, इस तरीके से ये बनती हैं। अब देखो आगे, इसमें दूसरा प्रकार है यौगिक क्रिया धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। दो या दो से अधिक क्रिया, जैसे रोना धोना, एक क्रिया ये रोना, दूसरी धोना। उठना एक क्रिया, दूसरी बैठना, उठना बैठना, चलना फिरना, ये इस तरीके से बनती हैं। कौन सी वाली, यौगिक। तीसरी है नाम धातु। इसमें संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु में, संज्ञा विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम धातु। जैसे गाली, गाली से गरियाना, लात से लत्याना, बात से बत्याना, ये क्या हैं, ये बन जाती हैं आपकी नाम धातु। अब क्रिया के भेद। कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक में होता है कर्म, इसमें कर्म पर डिपेंड है ये, और इसमें कर्म नहीं है। क्या, कर्म नहीं है इसमें, क्रिया कर्म पर डिपेंड नहीं है, इसमें कर्म पर डिपेंड है। इसमें आपका क्या या फिर किसको, क्या या फिर किसको प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर मिलता है, जबकि इसमें नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे इसे हम, सकर्मक और अकर्मक को। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, राम फल खाता है। इसमें सकर्मक में क्या है, कर्म डायरेक्टली होता है या होने की संभावना रहती है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, राम फल खाता है, राम फल खाता है, हमने उदाहरण लिया राम फल खाता है। तो आप प्रश्न करें क्या या फिर, पहले क्या या फिर किसको। अगर इसका हमें उत्तर मिल जाता है तो ये सकर्मक है, नहीं मिलता है तो अकर्मक है। राम फल खाता है, क्या खाता है, तो हमें आंसर मिला फल, क्या खाता है, फल, तो इसमें कर्म है, तो ये है आपकी सकर्मक क्रिया। अगर हमें क्या और किसको का आंसर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, सीता गीत गाती है। क्या लेते हैं, सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है। तो दोस्तों इसमें आंसर किसका, क्या या किसको का मिल जाएगा, तो ये सकर्मक नहीं मिलेगा तो अकर्मक। क्या गाती है, तो गीत गाती है, हमें आंसर मिला, तो ये कर्म है गीत, तो इस तरह से ये भी सकर्मक क्रिया है। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है, हमने क्या पूछा, क्या पढ़ता है, तो उसमें कर्म डायरेक्ट नहीं है लेकिन होने की संभावना है। मोहन किताब भी पढ़ सकता है, मोहन किताब पढ़ सकता है, मोहन अखबार पढ़ सकता है, कुछ भी मोहन पढ़ सकता है। इसमें मतलब संभावना हमें व्यक्त है, संभावना भी हो सकती है कर्म की और कर्म होता भी है डायरेक्ट, तो सकर्मक क्रिया है। कुछ उदाहरण और हम देखें तो राधा क्या है दोस्तों, राधा रोती है, राधा रोती है। तो दोस्तों राधा क्या रोती है, क्या का कोई इसमें आंसर है या होने की कोई संभावना, क्या रोती है, राधा किताब रोती है, अखबार रोती है, कुछ नहीं होता ये, तो ये आपका अकर्मक है। दूसरा आपका एक उदाहरण, मोहन हंसता है, मोहन हंसता है, मोहन क्या हंसता है, मोहन, इसका कोई उत्तर मिलेगा हमें, मोहन हंसता है, क्या हंसता है मोहन, किसको हंसता है,
कुछ भी हमें उत्तर नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें कर्म का अभाव है, तो ये भी अपनी अकर्मक क्रिया है। सकर्मक और अकर्मक में आप अंतर स्पष्ट रूप से समझ ही गए होंगे। तो चलो फिर अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, कुछ क्रिया के अन्य भेद हैं। जैसे आपकी सहायक क्रिया हुई, तो सहायक क्रिया मुख्य रूप से सहायक क्रिया मुख्य क्रिया किसके साथ, मुख्य मेन वर्ब मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, अगर मैं अर्थ स्पष्ट किया जाता है इसके माध्यम से या पूर्ण किया जाता है। मैं अगर इसे यहाँ तक छोड़ दूँ, मैं घर जाता, तो कोई अर्थ स्पष्ट ही नहीं हो रहा है। अर्थ स्पष्ट करने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो मैं घर जाता हूँ, तो हूँ सहायक क्रिया है, इसके माध्यम से इसका अर्थ स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये हुई आपकी वे हंस रहे थे। अगर मैं यहाँ तक छोड़ दूँ बेहस, कोई अर्थ हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिलेगा। हंस रहे थे, तो ये सहायक क्रिया हमने रहे थे जोड़ दी, तो ये आपकी सहायक क्रिया है, इससे अर्थ स्पष्ट हो गया वाक्य का। चलिए, पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया, क्या कर्ता सब्जेक्ट, कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम भोजन करके सो गया, राम ने पहले भोजन किया उसके बाद ही तो सोया, तो एक क्रिया पहले हो गई तब दूसरी क्रिया हुई है, तो जो पहली क्रिया हुई है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पहले भोजन करा फिर सो गया वो, तो पहली क्रिया हुई उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब नाम बोधक क्रिया, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। क्या बनती है, नामबोधक क्रिया बनती है। जैसे आप एक संज्ञा ले लो, संज्ञा हमने ले लिए लाठी, लाठी हमने ली, लाठी संज्ञा अथवा विशेषण के साथ, और हमने क्रिया ले ली मारना, मारना, तो इससे क्या बनी, नामबोधक क्रिया क्या बनी, लाठी मारना। क्या बनी, लाठी मारना। चाहे तो संज्ञा है चाहे आपका विशेषण है, उसके साथ अगर हमने क्रिया को जोड़ दिया तो वो नामबोधक क्रिया बन जाती है। लाठी संज्ञा और मारना क्रिया, लाठी मारना बन गया। दूसरा उदाहरण रक्त, दूसरा उदाहरण रक्त, हमने लिया रक्त, रक्त संज्ञा है और इसके साथ खोलना, खोलना हमने क्रिया जोड़ दी, तो नामबोधक क्रिया क्या बन गई, रक्त खोलना, रक्त खोलना बन गई। इसी तरह ये तो क्रिया की बात है। अब विशेषण का उदाहरण, विशेषण दुखी, दुखी एक विशेषण है, क्या है, दुखी, दुखी ये विशेषण है। दुखी विशेषण क्या था ये बताया था, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण दुखी और इसके पीछे क्रिया जोड़ दी होना, तो नामबोधक क्रिया बनेगी दुखी होना। क्या बनेगी, दुखी होना। पीला एक विशेषण लिया आपका हमने पीला, क्या लिया, पीला, और क्रिया इसके साथ हमने जोड़ दी पढ़ना, तो नामबोधक क्रिया बनेगी पीला पढ़ना। क्या बनेगी, पीला पढ़ना। चलो आगे समझें। अब हम समझेंगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्म, इसमें दो कर्म होते हैं, दो कर्म होते हैं, उसे दो कर्मक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो वही हमें आंसर करना है। आंसर उसका हमें प्राप्त होगा किसका, क्या या किसको, क्या और किसको। अगर इन दोनों का हमें उत्तर मिल जाता है तो उसमें द्विकर्म है। अध्यापक ने छात्रों को, किसको, किसको का आंसर मिल गया, छात्रों को, एक कर्म, और क्या पढ़ाई, क्या पढ़ाई, हिंदी, दूसरा कर्म, दो कर्म है इसमें। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, श्याम ने किसको थप्पड़ मारा,
किसको का आंसर है? राम को मारा। और क्या का आंसर है? क्या मारा? थप्पड़ मारा। तो दो कर्म है इसमें, इसलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। बहुत खाने लगा, दो क्रियाएं हैं इसमें, एक खाना और एक लगा। मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, एक ये और एक ये। इसी तरीके से इसमें किताब पढ़ ली, मैंने किताब पढ़ ली, एक ये और एक ये। कूद पड़ा, एक कूदना, एक पढ़ा, एक ये। दो क्रिया है इसमें, दो क्रियाओं के संयोग से बनती है। अब आपकी द्विकर्मक, और अब हम समझते हैं संयुक्त पढ़ ली। अब लास्ट है क्रियार्थक संज्ञा। क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। तो इसे और हम देख लेते हैं। क्रियार्थक संज्ञा, इसमें जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है। क्या? जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है, संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है, तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसका उदाहरण, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाभदायक है। देश के लिए मरना, टहलना क्या है? टहलना वैसे तो कोई क्रिया, ये किसकी तरह संज्ञा की भांति व्यवहार कर रही है। टहलना क्रिया है लेकिन संज्ञा की तरह इस्तेमाल हो रही है, इसलिए ये क्रियार्थक संज्ञा है। देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। तो इस प्रकार से जो भी क्रिया का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके जो MCQ हैं वो अगली वीडियो में हम आपको देंगे। और इस क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।